दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 10 जून को शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे पहले हम CDP को हम शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो हम पहला चैप्टर की बात करेंगे, वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले देखते हैं वृद्धि, अभिवृद्धि। तो इसमें देखते हैं हम, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, उदाहरण लंबाई चौड़ाई। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिणात्मक होता है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक, उसके बाद देखते हैं विकास। विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता होती है या परिपक्वता आती है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन भर चलता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब बात करते हैं परिपक्वता। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाला प्रोग्रेस मैचुरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। मतलब क्या होता है? परिपक्वता होती रहती है, यही कहना है। यहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है। विकास के आयाम। विकास बहुआयामी होता है। यहाँ पूछा जा चुका है बहुत बार। तो विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास अलग अलग दिशाओं में होता है। ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास में। तो शारीरिक विकास में पहला हम बात करेंगे गत्यात्मक विकास। यह एक तरह से बालक के शरीर विकास से जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। दूसरा बात करेंगे गामक विकास। तो बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने और भोजन करने आदि विषय को क्या करता है? ये शामिल किए जाते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन से दो भाग हैं। तो पहला भाग है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल कहते हैं कि इसमें फाइन मोटर स्किल में मसल्स का क्या होता है? कम उपयोग होता है। जैसे कि लिखना है, कटिंग करना है, ये सभी जिसमें क्या होता है? कम शक्ति का प्रयोग होगा उसे हम कह सकते हैं फाइन मोटर स्किल कह सकते हैं। और जिसमें मसल्स का अधिक उपयोग होता है उसे हम कह सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे कि तैरना, रनिंग, ये सभी आ सकते हैं इसके अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे बाल विकास का सिद्धांत। तो बाल विकास का सिद्धांत में पहला सिद्धांत बात करेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। दूसरे विकास की बात करेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से पैर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मस्तक अधोमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तक अधोमुखी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ये लाइन आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है। आगे हम देखेंगे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है। इसे समीप दूर अभिमुख कहलाता है। ठीक है। अगला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती रहती है। आगे हम बात करेंगे अब, यहाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता रहता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे
उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। अनुमान का सिद्धांत। तो विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होता है। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत की बात करेंगे तो एकीकरण सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है। और ये दोनों तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, बहुत सारे अभी हैं। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी में हम आज उसको याद करते जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम एकदम पास ही में है, 4 दिन बचा है एग्ज़ाम। ठीक है। तो बाल विकास की अवस्थाएं देखते हैं। तो पहला प्रसव पूर्व। तो प्रसव पूर्व में 9 महीने या 280 दिन, ये दिन आपको याद रखना है। विकास से गर्भावस्था और मृत्यु, पहले विकास होगा, ठीक है, उसके बाद गर्भावस्था होगा, उसके बाद मृत्यु होगा। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होता है। यहाँ से एकदम इम्पोर्टेंट है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की हम बात करेंगे तो इसका अवधि क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस शैशवावस्था में तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था होता है। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है और प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होता है। पूर्व बाल्यावस्था, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होता है और इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है, खिलौने की अवस्था कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम भी खेलते हैं। कल्पनाशील वाले गेम में क्या रहते हैं, एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। कौन सा अवस्था के हैं, पूर्व बाल्यावस्था के। अब और इसमें पूर्व बाल्यावस्था की अवधि की बात करेंगे तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है। मध्य बाल्यावस्था की अवधि रहेगा 6 से 11 वर्ष। इसे आंतरिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति होता है। इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था भी कहते हैं। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है इस अवस्था को, और तार्किक चिंतन की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। अब बात करेंगे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की अवधि की बात करेंगे 11 से 18 वर्ष। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड की राय जरूर लेते हैं। जीवन का कठिन काल होता है यह अवस्था संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था होती है। यह अवस्था विषमलिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल भी या तो गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। ठीक है। कुछ टीचिंग मेथड की बात करते हैं, शिक्षण विधियाँ। तो समस्या समाधान विधि, इसमें विद्यार्थी को प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिट दिया जाता है या हिट होता है। इसके महत्वपूर्ण स्टेप हैं जैसे कि समस्या को चुनना, समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, समाधान की योजना, सभी समाधानों का मूल्यांकन करना, एक समाधान को चुनना, रिजल्ट का मूल्यांकन करना और समस्या समाधान को पुनः परिभाषित तथा पुनः विचार करना। ठीक है। किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट कहलाता है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इससे अंतर्गत आगमन विधि। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, और बहुत ही कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि सीटेट है, टेट है और शिक्षक भर्ती, ये सभी में पूछा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ एकदम इम्पोर्टेंट है आगमन विधि। इस विधि में अनुभव
उदाहरणों प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। तो इसके नियम को हम याद रखना है। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्त से अमूर्त में कौन सी विधि आएगा, कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना है आगमन विधि होगा। निगमन विधि में भी इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि निगमन विधि की बात करेंगे तो विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। जैसे कि नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञान से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। अब प्रोजेक्ट विधि, यह विधि अनुभव केंद्रित होता है। इस विधि में विचार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपने समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर भाषा सिखाया जाता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास सीधे नई भाषा से सिखाई जाती है। विश्लेषण विधि, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करना व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। संश्लेषण विधि, तो संश्लेषण विधि, इस विधि में विश्लेषण कर लेने के पश्चात संश्लेषण विधि का कार्य होता है। इसमें छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। विकास की अवस्था, तो विकास की अवस्था में हम पहले देखते हैं कि गर्भावस्था। तो गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, इसी में और देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आया है दोस्तों, 1 नंबर फिक्स है। गर्भधारण से 9 माह लगभग 280 दिन का होता है। गर्भधारण से शिशु जन्म तक की अवधि होता है। आकृतियों का निर्माण काल कहा जाता है। बालक का विकास प्रारंभ होता है इसी अवस्था से, जैसे कि युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु। पहले क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, उसके बाद गर्भस्थ शिशु बनेगा। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे डिम्बावस्था। तो डिम्बावस्था की अवधि की बात करेंगे। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होता है। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक इसका आकार अंडे के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है? अंडे के समान होता है। यह इधर उधर नलिका में तैरते रहता है। माँ के गर्भाशय तक होता है और माँ के रुधिर से यह आहार प्राप्त करता है। फिर अगला देखते हैं पिंडावस्था। इसकी अवधि 3 सप्ताह से 2 महीने के अंत तक होता है। यह गर्भपिंड आकृति धारण कर लेता है। विकास की गति तीव्र होता है। हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था से हृदय की धड़कन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, श्वासनाल का निर्माण होता है। तो ये पूछा जा चुका है, स्नायु मंडल का निर्माण काल कौन सा अवस्था है? तो पिंडावस्था, याद रखना। ठीक है, भ्रूणावस्था की बात करेंगे तो इसकी अवधि है 3 माह से 9 माह तक। दूसरा आते हैं शैशवावस्था।
तो शैशवावस्था की अवधि है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक इसकी अवधि है। जन्म लेने की उपरांत की अवस्था कहा जाता है। जन्म लेने की उपरांत की अवस्था है। इसकी प्रवृत्ति की बात करेंगे, शैशवावस्था की प्रवृत्ति की, तो भूख लगना, गर्मी में अकुलाहट होना, ठंड में कांपना, दर्द की अनुभूति होना, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, सार्थक अधिगम की अवस्था है, जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति की अवस्था है, दूसरों पर निर्भरता की अवस्था है, समायोजन की अवस्था है, 2 माह की अवस्था में बालक ध्यान केंद्रित करना, 4 माह में वस्तु पकड़ने एवं संवेग की अभिव्यक्ति, ठीक है, और बालक का निर्माण काल भी इसी अवस्था को कहा जाता है। ठीक है। अब शैशवावस्था में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले फायड के अनुसार, तो फायड क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो फायड के अनुसार बालक जो बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्ष में बन जाता है, ये फायड का मत है। उसके बाद देखते हैं वाटसन के अनुसार। तो वाटसन के अनुसार का कहना है कि ये सीखने की सीमा है, यह अवस्था सीखने की सीमा है, ऐसा वाटसन ने कहा है। अगला मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन के अनुसार। तो वैलेंटाइन का कहना है कि यह सीखने का अनोखा काल होता है, यह सीखने का अनोखा काल होता है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल होता है। फिर बात करते हैं अगला मनोवैज्ञानिक कुक ने। ठीक है, कुक ने कहा द प्लेवे शीर्षक से एक किताब लिखा। पुस्तक में खेल खेल में अंग्रेजी भाषा से सिखाने की एक विधि होता है, ऐसा इन्होंने कहा। अगला मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड डक्रो। आपने नाम सुना ही होगा, बीएड में हम लोग बहुत पढ़े हैं। तो क्रो एंड डक्रो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा इन्होंने क्या कहा, 20वीं सदी के जो बालक हैं, 20वीं सदी को इन्होंने क्या कहा, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा। उसके बाद अगला मनोवैज्ञानिक है एडलर। इन्होंने कहा जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ऐसा इन्होंने कहा। और स्ट्रिंग ने कहा, स्ट्रिंग मनोवैज्ञानिक आया अगला। इन्होंने कहा जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर अपना रिप्लाई करें। अब इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। शैशवावस्था की विशेषता। तो शैशवावस्था की विशेषता की हम बात करेंगे तो यह सीखने का काल है, दूसरों पर निर्भरता है, संवेगों का प्रदर्शन है, आत्म प्रेम की भावना है, दोहराने की प्रक्रिया है, अनुकरण द्वारा सीखना, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होना और शारीरिक व मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ये सभी क्या है, इसके विशेषता है शैशवावस्था के। ठीक है, बचपनावस्था, इसकी अवधि 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बचपन वृद्धि व परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था इसकी अवधि होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। यह अवस्था मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है, यह जीवन का अनोखा काल होता है। बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और समूह प्रवृत्ति होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति भी होता है और समूह प्रवृत्ति भी होता है।
ठीक है, बाल्यावस्था हम पढ़ रहे हैं ना, याद रखना है। तो बाल्यावस्था में भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिए हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रायड। तो फ्रायड का कहना है कि जीवन का निर्माणकारी काल होता है ये जो हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था। तो फ्रायड का कहना है कि जीवन का यह निर्माणकारी काल है। क्रो एंड ब्रूस के अनुसार जीवन का यह अनोखा काल होता है। क्रो एंड ब्रूस ने क्या कहा, जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल होता है। किलपैट्रिक का कहना है प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषताएं, मानसिक योग्यता में वृद्धि होता है, जिज्ञासा की प्रबलता होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होता है, समूह भावना होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता होता है, समूह खेलों में रुचि होता है, शैक्षणिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल है, बच्चों में चिंतन व तर्क शक्तियों का विकास होता है, पढ़ाई में रुचि होता है। ये सभी विशेषताएं और हैं। आत्मनिर्भरता होता है, संग्रहण की प्रवृत्ति होता है, भ्रमण की प्रवृत्ति होता है, नैतिक गुण होता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करेंगे तो इसकी अवधि 2 से 6 वर्ष होती है और इसकी हम बात करेंगे तो 6 से 12 वर्ष होती है। ये साला के पूर्व का समय है और ये विचार शक्ति का ये साला के पूर्व समय होता है। सबसे पहले हम इस सेट का देख लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था का। इसकी अवधि 2 से 6 वर्ष होता है, साला के पूर्व का समय होता है, तीव्र भाषा और कल्पना शक्ति का विकास होता है, खेल अकेले में खेलना पसंद करते हैं, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे या मध्य बाल्यावस्था। तो अवधि की इसी बात करेंगे तो 6 से 12 वर्ष होता है, विचार शक्ति का विकास होता है, समूह में खेलना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी उठाने का तत्परता होता है और समूह की प्रवृत्ति होती है। अगला है किशोरावस्था। अगला अवस्था कौन सा है, किशोरावस्था। इसकी अवधि 12 से 18 वर्ष तक होता है। इसमें यौवन आरंभ की अवस्था है, लंबाई व भार में वृद्धि होता है। 11 से 14 वर्ष तक यौवन आरंभ की अवस्था होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होता है। 14 से 18 वर्ष की लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होता है। बुद्धि की पूर्ण विकास होता है और परिवर्तन काल कहा जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ना, तनाव की अवस्था भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था। घनिष्ठ मित्रता बनाने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में होता है। अमूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर इनका समाधान, समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, यौन ऊर्जा की प्रबलता, जीवन साथी तलाशने की उम्र। मानव विकास का क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। किशोरावस्था के नाम, किशोरावस्था को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्वर्णकाल कहा जाता है, बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है, दुखी की अवस्था कहा जाता है, उलझन की अवस्था कहा जाता है, अत्यंत जटिल की अवस्था कहा जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है, विद्रोही उम्र की अवस्था कहा जाता है। ये इतना अवस्था का नाम आपको याद रखना है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है, उसको हम देखते हैं। स्टेनहॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किलपैट्रिक का कहना है जीवन का सबसे कठिन काल होता है। वैलेंटाइन का मत है अपराध की एक नाजुक अवस्था है।
स्टेनॉल ने भी कहा कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास अचानक होता है। विशेषता देख लेते हैं किशोरावस्था का। लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होता है। मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होता है। चिंतन, मनन एवं स्मरण में तीव्र वृद्धि होता है। जीवा सपना देखने लगता है। स्वतंत्रता की भावना होता है। नशा की ओर उन्मुखता होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक प्रकृति और पालन, निरंतरता और पौधे को लगाना, प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव। ये शारीरिक विकास की बात करेंगे। शारीरिक विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात करेंगे तो शैशवावस्था में 270 हड्डी पाया जाता है। बाल्यावस्था में 350 हड्डी होता है। किशोरावस्था की बात करेंगे तो 206 है। उसी प्रकार शैशवावस्था में 16 दांत होते हैं। बाल्यावस्था में 15 स्थायी दांत होता है और किशोरावस्था में 27 से 28 दांत होते हैं। हृदय की धड़कन की बात करेंगे तो शैशवावस्था में 140 एम होता है। बाल्यावस्था में 100 एम होता है। किशोरावस्था में 72 एम होता है। मानसिक विकास क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। मतलब इसी अवस्था में 90% विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। वाटसन के अनुसार 18 वर्ष में 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। बाल विकास का पहलू। बाल विकास का पहलू लोगों को देखकर मुस्कुराना, नेत्र समंजस होना। कितने माह का होता है? 4 माह का बच्चा होता है। लोगों को देखकर मुस्कुराना और नेत्र को क्या करना? समंजस होना। तो ये 4 माह के बच्चा करता है। मुंह को चीज़ों की तरफ ले जाना। मुंह को चीज़ों की तरफ ले जाना कितने माह का बच्चा करता है? 4 माह का। करवाहट लेना, चीज़ों की अच्छी तरह से पकड़ना, 7 माह का बच्चा। माँ, ना, दा जैसे ध्वनि निकालना कितने माह का हो जाता है? वो 8 माह का हो जाता है। घुटने के बल चलना, नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना, ये 9 माह के बच्चे के पाया जाता है। सहारे के बल खड़े होना, अंगूठे और उंगलियां 10 माह के बच्चे में होता है। खड़े होना, चलना फिरना, सार्थक ध्वनि, शब्द बोलना 15 माह के बच्चे में होता है। नाम बोलना, वाक्य बोलना, अच्छे से खाना पीना, ये 18 माह के बच्चा। छोटे वाक्य को समझना और अपने भाव स्पष्ट करना 24 माह के बच्चे में हो जाता है। कार्य करना, उछल कूद करना, खेल, नहाना, कपड़ा पहनना, ये सभी 36 माह के बच्चे में पाया जाता है। विकास की अवधारणा। विकास की अवस्था हर लाभ के अनुसार 11 प्रकार का होता है। गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में गर्भाधान से जन्म तक होता है। विकास की गति तीव्र होता है और शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था, इसकी अवधि जन्म से 2 सप्ताह तक होता है और यहाँ समायोजन की अवस्था होता है। बचपना, तो तीसरे वर्ष से 2 वर्ष तक इसमें सभी की अवस्था होती है और प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, घृणा होता है। पूर्व बाल्यावस्था, तो इस 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है और इसमें बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उत्तर बाल्यावस्था, इसमें अवधि की बात करेंगे तो 7 से 12 वर्ष होता है और इसमें समूह की प्रवृत्ति होता है। वयस्क संधि, तो वयस्क संधि की अवधि 12 वर्ष से 13 वर्ष, इसमें यौन अंगों की परिपक्वता होता है। बालिका में 11 से 13 वर्ष तक और बालक में 12 से 13 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था, इसकी अवधि 13 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था की 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था, तो 21 वर्ष से 40 वर्ष। जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं। इस मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष। वृद्धावस्था 60 से ऊपर, हास की अवस्था कहा जाता है। इसे एक बार पूछा जा चुका है, हास की अवस्था किसे कहा जाता है? तो वृद्धावस्था।
अब बात करते हैं दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ। तो मूल प्रवृत्तियाँ किसने दिया था? मैकडूगल ने। तो कितने मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? तो 14 प्रकार का मूल प्रवृत्तियाँ पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो हम बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों के। हम 14 मूल प्रवृत्तियाँ हम देखेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास से संबंध सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? पियाजे ने। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, ठीक है। अब बात करेंगे शरीर विकास। तो शरीर विकास की दिशा के दो दिशाएं होती हैं। कितने दिशा? 2 दिशा होता है। पहला दिशा होता है शारीरिक और दूसरा गत्यात्मक। तो शारीरिक में सिर से पैर से विकास होता है। पहले सिर होगा, उसके बाद पैर की तरफ विकास होते जाता है। उसके बाद दूसरा है गत्यात्मक विकास। तो इसमें सबसे पहले शरीर के मध्य का विकास होगा, उसके बाद बाहर का विकास होगा। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास के कुछ बारे चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो सिर का निर्माण कितने माह का होता है? सिर का निर्माण 2 माह की गर्भावस्था का होता है। हाथ पैर धड़ का निर्माण 4 माह की गर्भावस्था में होता है। लगभग 2-3 माह में भ्रूण में सिर का आकार 1/3 होता है और जन्म के समय 1/3 होता है। लगभग 5 माह के गर्भस्थ शिशु में स्वचालित गतियाँ प्रारंभ हो जाता है। संवेगात्मक विकास, इमोशन। यह इमोशन लैटिन शब्द से लिया गया है, इमोअर से। इसकी अर्थ मतलब संवेगात्मक विकास का इमोशन का अर्थ होता है उत्तेजित करना, ठीक है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिए हैं, उसको हम देख लेते हैं। रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें संज्ञानात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वुडवर्थ ने कहा कि संवेग की व्यक्ति उत्तेजित दशा है। मैकडूगल ने कहा संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। वैलेंटाइन के अनुसार जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। गेटलार्ड के अनुसार देखते हैं तो संवेग क्रियाओं उत्तेजक है। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जन्म के समय उत्तेजना। तो 1 माह में पीड़ा और आनंद होता है, 3 माह में क्रोध होता है, 4 माह में परेशानी होता है, 5 माह में भय, 10 माह में प्रेम और 15 माह में ईर्ष्या और 24 माह में खुशी। बालक और बालिकाओं में मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावना का विकास होता है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। इस मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। संवेग में संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग है। याद रखना है कितने मूल प्रवृत्तियां? तो 14। और कितने संवेग है? तो 14 संवेग, ठीक है। इसमें हम देखते हैं संवेग देखते हैं और मूल प्रवृत्तियां देखते हैं। तो संवेग इस पर है और मूल प्रवृत्तियां ये। तो भय का पलायन, घृणा का निवृत्ति, आश्चर्य का जिज्ञासा, वात्सल्य का शिशु रक्षा, विषाद का शरणागति, रचनात्मक भावना, तो रचनात्मक भावना, स्वामित्व की भावना, संचय प्रवृत्ति, एकांकीपन, तो सामूहिकता, कामुकता, काम, श्रेष्ठता की भावना, तो आत्मगौरव, आत्महीनता, दैन्य, भूख, भोजन, अन्वेषण, आमोद, हास, क्रोध, युयुत्सा।
ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 संवेग है। अब बात करते हैं अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत दो प्रकार का होता है, पहला व्यवहारवादी का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक सिद्धांत। तो व्यवहारवादी का सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सा सिद्धांत और आता है उसके अंतर्गत में तो देखते हैं। तो व्यवहारवादी में गुथरी का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, थार्नाडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ये सभी व्यवहारवादी सिद्धांत है। उसके बाद सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो इसमें पियाजे का सिद्धांत आएगा, ब्रोनर एवं टालमैन का सिद्धांत आएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत आएगा, बंडूरा का सिद्धांत आएगा, गेस्टाल्ट का सिद्धांत आएगा। ठीक है, ये सभी तो आपको याद रखना है यहाँ पर एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से व्यवहारवादी सिद्धांत ये सभी हैं और सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक और संज्ञानात्मक। ठीक है, आगे तो देखो एडविन गुथरी का सिद्धांत। तो एडविन गुथरी का सिद्धांत ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के, और इन्होंने समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसका उपनाम है समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रयोग किस में किया था? बिल्ली एवं खरगोश में किया था। नियम क्या क्या दिया था? समीपता का नियम, एकल प्रयास का नियम, नवीनता का नियम। ठीक है, अगला है पावलोव का सिद्धांत। और पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। तो पावलोव रूसी वैज्ञानिक है। पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने क्या शोध किया था? पाचन क्रिया पर शोध किया था और ये अनुबंधन का जनक है। इन्होंने पावलोव ने अलग सिद्धांत देख लेते हैं। पावलोव का सिद्धांत अलग अलग है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इस टाइप का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, अनुबंधित का सिद्धांत, क्लासिकल का सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये सभी सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। अगला है स्वाभाविक अकृत्रिम सिद्धांत। अगला बात करेंगे थार्नाडाइक का सिद्धांत। तो ये थार्नाडाइक अमेरिका के निवासी हैं और ये शिक्षा मनोविज्ञान है। थार्नाडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, यह पशु मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। इसके सिद्धांत प्रभाव एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसार का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत और बहुखंड का सिद्धांत। थार्नाडाइक के नियम। तो अधिगम के सबसे पहला नियम, थार्नाडाइक के दो नियम होते हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम होते हैं अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम मुख्य नियम हैं। गौण नियम की बात करेंगे तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया और आत्मकरण और साहचर्य, ये नियम। प्रयोग किस में किया था? बिल्ली एवं मृत मछली। पुस्तक लिखा था इन्होंने एजुकेशनल फिजिकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत है। तो स्किनर अमेरिका के रहने वाले थे, निवासी थे। 1988 यह सिद्धांत 1988 में दिया था। सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सार्थक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और सबलीकरण का सिद्धांत। प्रयोग चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1886 में विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है। ये पुस्तक लिखा था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, 1923 में लिखा था। संज्ञान
प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से क्या करता है, ग्रहण करता है। संज्ञान का विकास सस्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। जिन प्याजे संज्ञानात्मक पक्ष पर अध्ययन किया था, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। अवस्था का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था संवेदी गामक पेशीय इंद्रिय मूल पूर्व सक्रियात्मक और मूर्त और अमूर्त। ठीक है, क्या क्या अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त। तो संवेदी गामक अवस्था कौन सा, इसकी अवधि है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त 11 से 18 वर्ष। बच्चों के सीखने का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने किया था। अनुकूलन, अनुकूलन की प्रवृत्ति बच्चों में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ होता है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ये 2 प्रकार के होते हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। पहला देखते हैं आत्मसातीकरण। जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। समायोजन, परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने, विद्यमान स्कीम को संशोधन करना। स्कीम को क्या करना? संशोधन। जैसे कि उदाहरण में बच्चे की चिड़िया को पतंग कहना, थोड़े घोड़े को देखकर ऊँट कहना। उदाहरण में देखना, बच्चे की चिड़िया को पतंग कहना और घोड़े को देखकर क्या कहना? ऊँट कहना। ठीक है। स्कीम, व्यवहार से संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है स्कीम कहलाता है। उदाहरण, बच्चे को 5 और 3 जोड़ने को कहा जाए तो क्या कोई 8 को 7 बताता है। स्कीम इस क्रिया का तरीका है, उनकी क्रियाओं का परिणाम नहीं। स्कीमा, किसी वस्तु को लेकर अवधारणा बनाना। जैसे एग्जाम्पल, बिल्ली को देखकर बच्चे के मन में अवधारणा 4 टांगें, दूध पीना और चूहा को पकड़ना। ये सभी। जीन पियाजे का नैतिक विकास की अवस्था, तो 4 अवस्था होता है, देख लेते हैं नाम। प्रतिमानहीनता, बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्टकी इस रशियन वैज्ञानिक है। ये सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास दिया था। समाज, भाषा और औजार, जीडीपी, स्केप होल्डिंग, पाड़, ढांचा निर्माण, मचान, पारस्परिक अंतरक्रिया, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सभी आएगा। ठीक है, ये सभी देखने को मिलेगा। तो क्या याद रखना है? वाइगोस्टकी। ठीक है, बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्लूटो अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक कवि का सिद्धांत, परिवेक्षण अधिगम का सिद्धांत प्रयोग किया था। 3 प्रयोग किया था, पहला बालकों में, दूसरा गुड़िया और तीसरा जोकर में। तो बालकों में किया था तो 3 फिल्म दिखाए थे इसे। बालक को पहला हिंसात्मक, लड़ाई वाले, प्रेम वाला और उदासीन वाला। ठीक है। गुड़िया का वीडियो दिखाया जिसमें गुड़िया का बाल खींचना, गुड़िया के साथ मारपीट, और उसके बाद जोकर वाला आया। ऐसा 3 पुस्तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो हालमैन ने दिया था। सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? हालमैन ने दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधिगम अक्षमता, तो अफेज्या भाषा बोलने में अक्षमता, अफेज्यक भाषा बोलने में अक्षमता।
अलेसिया अलेसिया पढ़ने की अक्षमता, डिसलेसिया पढ़ने में अक्षमता, अपेसिया घूमने चलने में अक्षमता, डिसग्राफिया लिखने में अक्षमता, डिसकैलकुलिया गणित में अक्षमता, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिस्मोर्फिया ऐसा मनोविकार जिसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है, उसका शरीर का कुछ अंग छोटा व अपूर्ण है। सिद्धांत महत्वपूर्ण अनेक सिद्धांत है जिसके मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का नाम जानते जाना है। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक एवं क्रिंग ने दिया था। किंडरगार्टन खेल पद्धति किसने दिया था? तो प्रोवेल ने दिया था। इम्पॉर्टेंट है। खेल प्रणाली की जन्मदाता किसे कहा जाते हैं? तो प्रोवेल। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दिया था? तो किलपैट्रिक। डाल्टन पद्धति किसने दिया था? हेलेन पार्क। एकदम इम्पॉर्टेंट है, एक प्रश्न फिक्स है। मनोलैंगिक विकास प्रक्षेपण विधि, मनोलैंगिक विकास प्रक्षेपण विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो सिडमैन ने फाइड ने दिया था। नैतिक विकास किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। और मनोसामाजिक विकास किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज मेंडल ने दिया था। टी सिद्धांत किसने दिया था? मरे व मार्गन ने दिया था। SOR का सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा ने दिया था। प्रयोजनवादी विचारधारा किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। संबंध प्रक्रिया क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने एवं टार्मन ने दिया था। पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप ने दिया था। ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? RB कैटिल ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। खेल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? कोल्डवेल ने दिया था। आगमन व निगमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरसो ने दिया था। प्रश्नावली का सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। परिवर्तन विधि का सिद्धांत किसने दिया था? पेल्टालॉजी ने दिया था। पेल्टालॉजी ने। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? मार्गा ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? ओल्सा या कॉफमैन ने दिया था। अंतर्नाद का सिद्धांत किसने दिया था? हल पुनर्बल ने दिया था। संरचनात्मकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वुड ने दिया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाटसन ने दिया था। मानवतावादी का सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो ने दिया था। क्षेत्रवाद या अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? कोर्ते लेविन ने दिया था। प्रकार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम जेम्स जॉन डीवी ने दिया था। अंतर्दर्शन विधि का सिद्धांत किसने दिया था? वुड टिंचनर ने दिया था। समाज मिति सी विधि का सिद्धांत किसने दिया था? JL मोरे ने दिया था। प्रयोगात्मक विधि का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वुड ने दिया था। प्रश्नावली का सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। कारक विश्लेषण विधि किसने दिया था? थॉर्स्टन ने दिया था। व्यक्ति इतिहास सिद्धांत टाइटमैन ने दिया था। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। आनुवांशिक पैटर्न सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंज ने। साहचर्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? लॉक ने। बुद्धि प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। धारा प्रवाह एवं थर्ड ठोस सिद्धांत किसने दिया था? H जड़े ने। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? H मास्लो ने। बहुमानसिक वियोग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? केली ने। बहुपदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? बर्ड ने। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? असुवेन ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। और तत्व का सिद्धांत थार्नडाइक ने। अभिप्रेरक के प्रकार। जन्मजात अभिप्रेरक भूख प्यास निद्रा। प्राथमिक अभिप्रेरक भूख प्यास यौन क्रियाएं कष्ट। द्वितीयक अभिप्रेरक प्रतिष्ठा जिज्ञासा स्वीकृति। सामाजिक अभिप्रेरक प्रतिष्ठा सुरक्षा समग्र। स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वाभाविक अभिप्रेरक खेलना सुख प्राप्त करना। कृत्रिम अभिप्रेरक पुरस्कार प्रशंसा दंड।
जैव अभिप्रेरक, क्रोध, मैं, प्रेम। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, संरचनात्मक, जिज्ञासा, पलायन। एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका में जो रहने वाले मनोवैज्ञानिक के नाम, ठीक है, अमेरिका से रहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम। तो पहला हॉल, उसके बाद थार्नडाइक, स्किनर, टारमन, डेवी, वाटसन, किलपैट्रिक, कोहलबर्ग और मैस्लो। ये सभी अमेरिका के निवासी हैं। हॉल, थार्नडाइक, स्किनर, टारमन, डेवी, वाटसन, किलपैट्रिक, मैस्लो, ठीक है। उसके बाद जर्मनी से रहने वाले निवासी ऊट, कोल्हर, कोफा, वर्दीमर, प्रोबेल। प्रोबेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है रूस के वैज्ञानिक वाइगोस्की, पावलोव, इटली के मॉन्टेसरी और फ्रांस से बिने, और लास्ट में है स्विट्जरलैंड से पियाजे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जिससे उसको लाभ मिल सके। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाया जाएगा मैराथन क्लास, जो शॉर्ट वीडियो रहेगा, जो जहाँ से प्रश्न आता है वहाँ से शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।